गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था पैथोफिजियोलॉजी मायस्थीनिया ग्रेव्स का, कैसे एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग ब्लॉक होती है, एंटीबॉडीज़ बनती है अगेंस्ट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स या एंटीबॉडीज़ बनती है अगेंस्ट द मसल प्रोटीन। तो उसमें क्या हो जाता है, फिर देयर इज अ मसल वीकनेस। तो ग्रेजुअल वीकनेस होती है मसल्स की बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज और फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। दैट्स वाई ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एंड सिम्टम्स। उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा थाइमस है उसमें एक स्ट्रोमल सेल होती है। देयर इज अ सेल इन आवर थाइमस, इट इज नोन एज मायोइड सेल। मायोइड सेल, तो ये मायोइड सेल का क्या फंक्शन है? मायोइड सेल पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमने पढ़ा मस्कुलर मेम्ब्रेन पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, वैसे ही थाइमस के मायोइड सेल्स पे भी सेम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। व्हेन वी ग्रो अप, तो वी नो थाइमस में हमारे पास बहुत सारी एंटीबॉडीज है, थाइमस में सेल्स है हमारे पास, इम्यून सेल्स। तो अगर नॉर्मल केसेस में इस मायोइड सेल के कोलिनर्जिक रिसेप्टर के खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनती है, अगर कोई एंटीबॉडी बनती है तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, दिस मायोइड सेल और आवर बॉडी बीट्स दिस एंटीबॉडी टू डेथ, बीट्स इट टू द डेथ, किल्स इट, इट सप्रेसेस इट। क्योंकि अगर इसने इसको सप्रेस नहीं किया तो बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा कि ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है ये एक फॉरेन एजेंट है। तो जब ये फॉरेन एजेंट डिटेक्ट होगा तो बाकी जो एंटीबॉडीज है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के खिलाफ बनेंगे। जब वो एंटीबॉडीज बनेंगे तो वो स्प्रेड हो जाएंगे, जहां जहां पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे वहां पे अटैक हो जाएगा खुद की ही इम्यूनिटी का। तो नॉर्मल केसेस में ये एंटीबॉडीज अटैक नहीं करते हैं मायोइड सेल को। लेकिन अगर थाइमस में गड़बड़ है, इफ देयर इज थाइमोमा, तो क्या होता है, ये मायोइड सेल के कोलिनर्जिक रिसेप्टर के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनती है। एंड व्हाट डू दे डू, ये एंटीबॉडीज इससे बाइंड करती है। तो ये जो रिसेप्टर है मायोइड सेल के, थाइमस की मायोइड सेल पे, व्हाट डज दिस एक्ट एज, इट एक्ट्स एज एन फॉरेन एजेंट। तो इस पे कौन सा रिसेप्टर है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर। और हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी क्या है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर। जब एंटीबॉडी बहुत सारी बनती है तो वो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाती है और वो यहाँ पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे एडहर होती है। तो अगर थाइमिक प्रॉब्लम कोई हो गई, थाइमस में कोई अबनॉर्मलिटी आ गई, तो उस वजह से कैसे एंटीबॉडीज बनती है ये मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था। इसीलिए हम बोलते हैं व्हेन देयर इज रिमूवल ऑफ थाइमस, जब थाइमेक्टोमी हम करते हैं इन पेशेंट्स में, तो ये जो प्रोसेस है ये सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है व्हेन वी रिमूव द थाइमस। तो उन पेशेंट्स में हम साइंस एंड सिम्टम्स को ग्रेजुअली देखते हैं कि वो डिक्रीज होते हैं, मसल वीकनेस जो है वो ज्यादा नहीं आने लगती है। बट ओनली इन केस ऑफ थाइमोमा एंड थाइमिक हाइपरप्लेजिया, अगर थाइमस में कोई माल फंक्शन है। नाउ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मायस्थीनिया ग्रेव्स। There is another disease that's known as Lambert-Eaton syndrome. Lambert-Eaton syndrome. And that is same, ये भी मसल वीकनेस है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, ये भी एक ऑटो इम्यून है जिस एंटीबॉडीज बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम पैटर्न ऑफ साइंस जब देखते हैं, मसल वीकनेस जब देते हैं, वो मसल वीकनेस हमारे ट्रंक से स्टार्ट होती है, हमारी बेस से स्टार्ट होती है, फ्रॉम आवर थाइज, और वो धीरे धीरे ऊपर जाके जब टाइम होता है, जब ऑनसेट होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाके वो हमारे हेड तक साइंस एंड सिम्टम्स पहुंचते हैं। मतलब देयर इज एन दिस वे द सिम्टम्स गो अपवर्ड्स। एंड इन केस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेव्स द सिम्टम्स स्टार्ट फ्रॉम क्रेनियल मसल्स, जो हमारे क्रेनियर में मसल्स है, लाइक ऑक्यूलर जो हमारी मसल्स है, वहां से सिम्टम्स स्टार्ट होके नीचे जाने लगते हैं। तो अगर इन दो पेशेंट्स को आपने, अगर आपके पास दो पेशेंट्स हैं, एक के सिम्टम्स ट्रंक से स्टार्ट हो रहे हैं, थाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मसल वीकनेस ग्रेजुअली ऊपर ऊपर जा रही है, तो वो लैम्बर्ट-ईटन का केस है। और अगर क्रेनियल मसल से सिम्टम्स स्टार्ट हुए और वो नीचे नीचे मसल वीकनेस जा रही है, तो वो केस हमारे पास है मायस्थीनिया
ग्रेव्स का। और लैम्बर्ट ईटन में मैं एक और पॉइंट बताता हूँ क्या होता है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होती है, जिनकी वजह से सिंटेक्सिन के साथ कैल्शियम फ्यूज होता है और फिर यहाँ से वेसिकल्स आते हैं एसिटाइलकोलिन के, वो बाइंड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है लैम्बर्ट ईटन में, एंटीबॉडीज आर फॉर्मड अगेंस्ट दीज कैल्शियम चैनल्स, जो कैल्शियम चैनल्स है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। दीज चैनल्स आर ब्लॉक्ड, जब ये चैनल ब्लॉक होती है लैम्बर्ट ईटन में, कैल्शियम कम आता है, कैल्शियम पूरी तरह नहीं आता है, कैल्शियम नहीं आता है, वो बाइंड नहीं कर पाता और ये वेसिकल मेम्ब्रेन की ओर नहीं आ पाता है और ये वेसिकल एसिटाइलकोलिन को सिक्रेट नहीं कर पाता है। दिस इज द केस विद लैम्बर्ट ईटन, जो कि हमें ज्यादा डिस्कस करना नहीं है। नाउ साइंस एंड सिम्टम्स आर टॉसिस, ड्रॉपलिंग ऑफ आईलिड, आईलिड खुद ही नीचे गिर जाता है। सेकेंडरी, देयर इज, अगर हमारे जो स्पीच के साथ मसल्स एसोसिएट है वो इफेक्ट हो गए, देयर इज नेजल टोंग, नेजल टोंग, जो वॉइस निकलती है इंसान की, ऐसा लगता है वो नोज से निकल रही है, लाइक नेजल टोंग, वो नोज से निकलती है। थर्ड इज माइस्थेनिक स्नॉर्ल, क्योंकि इसमें मसल वीकनेस है, बिकॉज दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मसल वीकनेस। जब ये हंसता है स्नॉर्ल, तो सैड स्माइल इसकी होती है, सैड, बिकॉज इसकी मसल्स फुली नहीं कर पाती है एक्शन, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इसलिए जब ये स्माइल भी करता है, ऐसे पेशेंट को हम बोलेंगे जरा स्माइल करो, दैट विल बी ए सैड स्माइल, ग्रीमिश टोंग, नेजल टोंग एंड माइस्थेनिक स्नॉर्ल। ड्रूपलिंग ऑफ आईलिड, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो क्रेनियल से है इसके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। देयर में बी डिस्फोनिया, डिस्फोनिया, डिस्फोनिया मतलब डिस मीन्स इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड, ये बंदा वर्ड एसोसिएशन नहीं कर पाएगा, अच्छे से बोल नहीं पाएगा, क्योंकि मसल वीकनेस है, मसल वीकनेस क्रेनियम से स्टार्ट हुई है। एंड धीरे धीरे जब ये पेशेंट फिर आगे बढ़ता है, ये क्रेनियम से होके मसल वीकनेस पूरा बॉडी में स्प्रेड होता है। तो ज़्यादातर इसमें ऑक्यूलर मसल्स, जैसे टॉसिस हमने बोला या डिस्फोनिया हमने बोला, हमने माइस्थेनिक स्नॉर्ल बोला कि एक सैड स्माइल होती है, उसके बाद नेजल टोंग, जो आवाज़ है वो ऐसा लग रहा है नाक से आ रहे है इस पेशेंट के, और इसके क्रेनियल मसल्स ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अब सवाल आता है क्रेनियल मसल्स ही क्यों? क्योंकि क्रेनियल मसल्स में हमारी फाइन इनर्वेशन होती है, मतलब यहाँ पे जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या नर्व्स होते हैं, देयर इज वेरी मच लेस वर्क, वन फाइबर फॉर वन वर्क, टॉसिस के लिए एक फाइबर। लेकिन जो हमारे गेट प्रॉब्लम्स है, नीचे वाले मसल्स है, वो ट्रंक वाले मसल्स है, वहां पे क्या है, डीप इनर्वेशन, एक फाइबर का बहुत सारे काम है, एक फाइबर का काम डिस्टर्ब्ड है, एक फाइबर बहुत सारे मसल्स तक जाता है, इसीलिए सबसे पहले क्या होता है, वही मसल इफेक्ट होगी। अगर एक इंसान को एक काम दिया जाए और वो इंसान बीमार पड़ जाए तो वो काम नहीं हो पाएगा। अब अगर उसको बहुत सारे काम है तो वो धीरे धीरे हर जगह थोड़ा सा अपना इफेक्ट ला रहा है, क्योंकि वहां पे और भी बंदे काम के लिए है। यही मसला है हमारे ट्रंक के साथ और हमारे हेड के साथ, क्या यहाँ पे फाइन इनर्वेशन होती है। तो ओवरऑल व्हाट हैपेंस, ओवरऑल माइस्थेनिया में मसल वीकनेस होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड एंड देन स्प्रेडिंग टू द ऑल ओवर द बॉडी। नाउ how will we diagnose this? How will we diagnose this? First step in diagnosis is history collection, कि हम पेशेंट से जानेंगे इसमें टॉसिस तो नहीं हो रहा है, मसल वीकनेस किस तरह की है। और यूजुअली माइस्थेनिया ग्रेव्स में क्या होता है, जब इंसान स्टार्ट करता है कोई काम वो क्विकली स्टार्ट करता है। लाइक मैं किसी माइस्थेनिया पेशेंट को बोलूँगा कि आप ज़रा खाना खाइए, मैं टेबल पे स्प्रेड करूँगा कोई चीज़ खाने के लिए, तो मैं बोलूँ आधे घंटे में ये फिनिश करके दीजिए, ही विल स्टार्ट क्विकली, ही विल स्टार्ट क्विकली। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन इज नॉट बाइंडिंग विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, कम बाइंडिंग हो रही, तो वो फटीग्ड आउट हो जाएगा। या उसको बोलेंगे काउंट करना, ही विल काउंट 1 2 3 4, ही विल स्टार्ट क्विकली, ही विल गो 5 6 7 8 9 10 11 12, ही विल फील फटीग्ड। तो फटीग आ जाता है क्योंकि एसिटाइलकोलिन धीरे धीरे कम होने लगता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम हिस्ट्री ढूंढेंगे इस पेशेंट की, कि हम देखेंगे ये पेशेंट जो है काम करते वक्त कैसा ये काम कर रहा है, इसका फटीग किस टाइप का है। और यहाँ पे मुझे पॉइंट याद आया जो मैंने लैम्बर्ट ईटन बोला, लैम्बर्ट ईटन का पेशेंट जो है वो धीरे धीरे करेगा पहले स्टार्ट। अगर उसको बोलेंगे काउंट, ही विल स्टार्ट 1 2 3 एंड ही विल गो 4 5 6 7 8 9, he will start slowly, he will go quickly. But myasthenic patient, he will start quickly and he will be reduced, he will be fatigued easily. तो
क्यों होता है लैम्बोर्टिटर में ऐसा? क्योंकि कैल्शियम जो है वो कम आ रहा है। अब जब हम सक्सेसिव एफर्ट्स लगा रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो कैल्शियम असेंबल होने लगता है और एक टाइम मिलता है हमें कि कैल्शियम फुल्ली असेंबल होता है और बहुत सारा कैल्शियम मिलता है जो बाइंड होता है और एसिटाइलकोलिन फायर होता है। तो यहाँ पे क्या आता है? मायस्थीनिया ग्रेव्स के सिम्टम्स है मसल वीकनेस, और इसमें हम पहले करते हैं डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन। दूसरा चीज हम करते हैं इम्यूनोलॉजिकल एसे। वी एसेस कि एंटीबॉडीज जो है, आईजीजीज जो हमने बोला, आर दे प्रेजेंट और नॉट। इम्यूनोलॉजिकल एसे इज अनदर पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस जिसमें हम एंटीबॉडीज को देखते हैं। अगर थाइमस की कोई प्रॉब्लम है, थाइमोमा है, हाइपरप्लेजिया है, देन वी डू थाइमिक स्कैन्स। हम थाइमिक स्कैन्स करते हैं, वी स्कैन फॉर द थाइमिक एब्नॉर्मलिटीज। एंड अनदर टेस्ट इज एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम हम किस लिए यूज करते हैं? एड्रोफोनियम जो है, इट इज अ ड्रग विच इज अ शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिन एस्ट्रेस। शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिन एस्ट्रेस। तो हमारे में एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस होता है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस क्या करता है हमारी मसल्स में? जो मैंने आपको बोला, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं एसिटाइलकोलिन। जब ये एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है, अपना काम करता है, फिर जो एसिटाइलकोलिन बचता है, तो जो एंटी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस होता है, व्हाट डज दैट डू? ये इस बचे हुए एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करता है ताकि एसिटाइलकोलिन ज्यादा असेंबल ना हो पाए, एसिटाइलकोलिन के ज्यादा जमावड़ा बने। तो एसिटाइलकोलिन को ये डिस्ट्रॉय करता है, ये जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस होता है। तो जब ये डिस्ट्रॉय करता है तो इसकी लेवल कम होती है, फिर से एक एक्शन पोटेंशियल आता है और फिर से ऐसे ही एसिटाइलकोलिन आता है। तो अब यहाँ पे क्या है? हम एड्रोफोनियम दे रहे हैं। एड्रोफोनियम इज एन एंटीकोलिन एस्ट्रेस, मतलब ये इस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस की फंक्शन को बंद करता है, सीज करता है। मतलब ये इस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को शील्ड करता है और ये इसको एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलाउ नहीं करता है। जब एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो क्या होगा? ये ज्यादा असेंबल होगा। अब मायस्थीनिया को पेशेंट में क्या है? एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग कम है। अब जब हम क्वांटिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स फंक्शनल हैं उन पे ज्यादा एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा। ज्यादा एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तो मायस्थीनिक पेशेंट की एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हम क्या देखते हैं, जब हम ये एड्रोफोनियम इसमें इंजेक्ट करते हैं, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम देखते हैं जो फटीग है, मसल वीकनेस है, वो ठीक होने लगती है। अगर हमने पेशेंट को एड्रोफोनियम दिया, इसने एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को ब्लॉक किया, इट एक्ट्स एज एन एंटीकोलिन एस्ट्रेस, तो एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी बढ़ गई। जब क्वांटिटी बढ़ गई तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ होगा, बाइंड उतना होने के ज़्यादा चांसेस है। जब बाइंड ज़्यादा होगा तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो हमें पता चलेगी इस पेशेंट में मायस्थीनिया ग्रेव्स की प्रॉब्लम है। तो एड्रोफोनियम इज ऑल्सो अ ड्रग विच इज़ यूज्ड टू टेस्ट कि पेशेंट को मायस्थीनिया ग्रेव्स है कि नहीं है। दूसरा चीज जो हम पहले यूज करते थे, अगर किसी को टॉसिस की सिम्टम है, अगर इसका ड्रॉप कर रहा है आईलिड, अगर नीचे गिर रहा है आईलिड, तो हम क्या करते हैं? हम पहले इसमें आइस अप्लाई करते थे, आइस पैक को लाते थे और उसके आईलिड पे रखते थे। उस आइस के फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से क्या होता था, जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस है वो कुछ देर ब्लॉक होती थी, उसकी एक्टिविटी, एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ब्लॉक होती थी। और जब कुछ देर के लिए एक्टिविटी ब्लॉक होती, हमारा आईलिड ठीक रहता था। तो अगर मायस्थीनिया ग्रेव्स पेशेंट में हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कुछ देर आइस अप्लाई करने के बाद उसका आईलिड ड्रूप नहीं हो रहा है, टॉसिस का सिम्टम नहीं आ रहा है। ये भी एक और डायग्नोस्टिक मेथड है हमारे पास। तो यूजुअली हम क्या करते हैं? थाइमिक स्कैन, हिस्ट्री टेकिंग, इम्यूनोलॉजिकल एसे और एड्रोफोनियम टेस्ट। नाउ मैनेजमेंट, हम कौन से ड्रग्स इसमें देते हैं? तो मैंने पहले ही बोला, अगर एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय होता है बिकॉज ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, तो अगर हम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस की एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे, मतलब ये एसिटाइलकोलिन को क्या नहीं करेगा? डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो जितना ज्यादा हमारे पास क्वांटिटी होगी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस की, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि बाइंडिंग होगी। अगर बाइंडिंग ब्लॉक भी है लेकिन हमारे पास एडिक्वेट एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस है, तो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं इसको, तो मतलब बाइंडिंग के चांसेस ज्यादा है, मतलब जो मसल वीकनेस है वो कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हम देते हैं एंटीकोलिन एस्ट्रेस ड्रग्स, एंटीकोलिन एस्ट्रेस ड्रग्स, जिसमें हमारे पास हमने फार्माकोलॉजी में पढ़े हैं नियोस्टिग्मीन एंड पायरिडोस्टिग्मीन। व्हाट डू दे डू? नियोस्टिग्मीन एंड पायरिडोस्टिग्मीन, ये ड्रग्स क्या करते हैं? ये ड्रग्स
इस एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। मतलब एसिटाइलकोलिन ज्यादा जमा होता है, ज्यादा जमा होता है तो चांसेस है ज्यादा बाइंडिंग के, तो हमारी मसल वीकनेस कुछ हद तक कम होती है। दूसरा चीज हमने पढ़ा, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो अगर इम्यूनिटी को ही हम सप्रेस करेंगे कुछ हद तक मसल वीकनेस में फर्क आएगी। तो वी यूज इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स विच सप्रेस आवर इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी कुछ हद तक सीज हो जाएगी। लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम इसमें यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नाउ अगर मायस्थीनिया ग्रेविस इन चीजों से कंट्रोल नहीं हुआ, हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस, फिल्टरिंग आउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा फेरेसिस में क्या होता है, वो हम प्लाज्मा को लाते हैं, उसको बॉडी से निकालते हैं, फिर उसमें से एंटीबॉडीज को फिल्टर करते हैं। एंटीबॉडीज को बाहर नहीं, जो एंटीबॉडीज बनी है किसके खिलाफ, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के खिलाफ, उन एंटीबॉडीज को बाहर ही निकालते हैं, फिल्टर आउट करते हैं और फिर से प्लाज्मा पेशेंट में वापस इंजेक्ट करते हैं, वापस डालते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, कुछ टाइम तक, जब तक नई एंटीबॉडीज बनेगी, जब तक बॉडी नई एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी, तब तक पेशेंट में मसल वीकनेस ठीक होती है। जिनमें मेडिकेशन का असर नहीं रहता है, हम प्लाज्मा फेरेसिस के लिए जाते हैं। और हमने ये भी बोला कि अगर थाइमस में थाइमोमा है, हाइपरप्लेजिया है, वी गो फॉर थाइमेक्टोमी, कंप्लीट रिमूवल ऑफ थाइमस। और थाइमेक्टोमी से क्या होगा, मायोइड सेल पे जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, बॉडी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के खिलाफ उतनी एंटीबॉडी नहीं बना सकेगी और हमारी मसल वीकनेस उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। तो थाइमेक्टोमी से हमने 25% में देखा है कि 25% जो पेशेंट्स है उनमें फुल रिकवरी आती है। तो ये था मायस्थीनिया ग्रेव्स, इसके साइंस एंड सिम्टम्स और डायग्नोसिस। आई होप इट विल बी क्लियर। अगर क्लियर नहीं हुआ, यू कैन क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। वो विल स्टार्ट सम अदर डे विद नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।